चलिए सबको नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। आज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसमें थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर और फिर पाउलो का जो प्रयोग किया गया था विभिन्न जानवरों पर, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। बहुत से सिद्धांत के बारे में जानेंगे और बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। आप देखेंगे कि यही प्रश्न में अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यही प्रश्न कई बार पूछा हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अंत तक वीडियो को देखें, लाइक कर लें, सब कोई नए लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद, क्या कहता है कि पहला प्रश्न आज का देखते हैं कि प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। आंशिक पुनर्वलन, निरंतर पुनर्वलन, दंड, मौखिक भर्त्सना। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें आंशिक पुनर्वलन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों की आनुवंशिकता, सीखने की शैली, बच्चों का परीक्षा परिणाम या बच्चों की आर्थिक स्थिति। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर सीखने की शैली होगा। ठीक है, आनुवंशिकता से कोई मतलब नहीं है, परीक्षा का परिणाम यहाँ पर क्या होगा, सीखने की शैली इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं थर्ड, पुनर्वलन का सिद्धांत संबंधित है, यानी विद्वान का नाम दिया है, यानी थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट किस विद्वान से संबंधित है, किसका दिया हुआ है, पाउलो का, थॉर्नडाइक का, कोहलबर्ग या स्किनर का। तो थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट जो होता है स्किनर ने दिया था। ठीक है, 4 क्वेश्चन में, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, सीखने का यह सिद्धांत जो होता है क्या है, कौन सा सिद्धांत है। ठीक है, विकासवादी है, व्यवहारवादी है, रचनावादी है, संज्ञानवादी। याद रखिए यहाँ पर व्यवहार पर आधारित पूछा है तो व्यवहारवादी होगा, एकदम क्लियर है। चलिए देखिए 5 क्वेश्चन में, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, यानी सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी या संज्ञानवादी। तो यह प्रश्न को जो होता है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को व्यवहारवादियों ने बढ़ावा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। ठीक है, व्यावसायिक, अनुभाविक, भावात्मक, आध्यात्मिक। तो यहाँ सीखने का क्षेत्र जो होगा अनुभाविक होगा। ठीक है, नेक्स्ट 7, सूझ क्रमिक तथा क्रमबद्ध होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, यह किसने कहा है, यानी किसके द्वारा यह कहा गया है, कोहलर के द्वारा, वर्दिमर के द्वारा, कोफ्का के द्वारा या फिर डंकर के द्वारा। याद रखिएगा डंकर ने इसको कहा था। ठीक, 8वां प्रश्न में, आहा अनुभव सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत या प्रवर्तन अनुकूलन के सिद्धांत या अनुकूलन सिद्धांत पर। तो आहा अनुभव जो होता है सूझ के सिद्धांत पर से या सूझ के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रभाव प्रसार का संबंध है सूझ के सिद्धांत से, प्रयत्न तथा भूल के सिद्धांत से, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत से या प्रवर्तन अनुकूलन सिद्धांत से। तो आहा यहाँ प्रसार जो होता है, प्रभाव प्रसार जो होता है प्रयत्न और भूल के सिद्धांत, यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी से संबंधित है। 10वां प्रश्न, अधिगम के संकलक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, यानी अधिगम के संकलक सिद्धांत को किसने खोजा था या प्रतिपादन किसने किया था। गैने, टॉलमेन, स्किनर या हॉल ने। याद रखिएगा इसको गैने ने खोजा था। 10वां 11th हो गया, ये 11th प्रश्न होता है, जब पूर्व का अधिगम यानी पहले सीखा गया ज्ञान, ठीक है, नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती है, तो यह कैसा कहलाता है। अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण या अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण या नकारात्मक स्थानांतरण। तो याद रखिएगा कि जब पहले वो सीखा गया ज्ञान नई सीखे ज्ञान को कोई प्रभावित नहीं करता है तो ये मेरा शून्य स्थानांतरण होगा। ठीक है, 12 में, व्यवहार का करना पक्ष मैंने किस पक्ष में आता है, सीखने के गतिक पक्ष में क्षेत्र में या सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में या सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। तो व्यवहार का करना जो होता है सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष में आता है। 13, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग खाली जगह दिया हुआ है की ओर संकेत करता है, किस ओर संकेत करता है। अनुरूपिक शिक्षक, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग,
विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। तो यह जो होता है यहाँ पर होगा सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, इसका आंसर होगा, यानी क्वेश्चन 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 14 में पाउलो द्वारा कुत्ते पर किया गया प्रयोग अस्वाभाविक उद्दीपक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक इसमें से क्या होगा? घंटी की आवाज़, भोजन, लार स्राव करना या इनमें से कोई नहीं। तो अस्वाभाविक आवाज़ जो होगा यहाँ पर भोजन होगा। ठीक है, आगे देखिए, पाउलो द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग में अनुबंधित उद्दीपक यहाँ पूछा है। देखिए वहाँ अस्वाभाविक उद्दीपक था, यहाँ पर क्या पूछा है? अनुबंधित उद्दीपक कौन था? घंटी की आवाज़, लार स्राव करना, भोजन या सोए पाउलो। तो याद रखिएगा यहाँ पर अनुबंधित उद्दीपक घंटी की आवाज़ होगा, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोनों। आगे चलते हैं 16 में, पाउलो के अनुबंधन प्रयोग में, यानी पाउलो ने जो कुत्ता पर प्रयोग किया गया था उसमें कौन कौन क्रिया किया गया था उसको सिस्टमेटिक देखना है। पहले भोजन दिया गया था, इसके बाद ध्वनि उपस्थित कराई गई थी। कहने का मतलब है पहले भोजन दिया गया था, उसके बाद घंटी बजाई गई थी। फिर दूसरा कहता है पहले ध्वनि दिया गया, तत्पश्चात भोजन चूर्ण दिया गया, यानी भोजन प्रस्तुत किया गया था। तीसरा कहता है भोजन और ध्वनि दोनों एक साथ दिया गया था। चौथा में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसमें जो होता है सबसे पहले घंटी बजाया गया था, ठीक है, उसके बाद उसको भोजन प्रस्तुत किया गया था, और इसी का उसको आदत बन गया, जब भी घंटी लगता था तो उसको कुत्ता को लगता था कि अब हमको भोजन मिलेगा। ठीक है, तो ये आंसर मेरा 2 होगा इसमें। देखिए 17 में, पाउलो ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कौन सा जानवर पर किया था? एकदम इजी है, कुत्ता पर किया था। चलिए आगे 18, निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है? याद रखिएगा भूलने वाला सिद्धांत कौन है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, या प्रतिपकारी अवरोध, या प्रतिबोधित अवरोध, या फिर प्रतिच्छायित अवरोध। तो याद रखिएगा यहाँ भूलने का सिद्धांत जो होता है प्रतिपकारी अवरोध होगा। ठीक है, 19, वाटसन तथा रेनर के प्रयोग में अनुबंधित अनुक्रिया कौन सी थी? उजला चूहा, डर, आवाज़, या फिर उजला रोएदार को। तो वाटसन और रेनर जब प्रयोग कर रहा था तो उसमें सबसे ज़्यादा उसका क्या था? अनुबंधित क्रिया डर था। ठीक है, आगे देखिए 20 में, किस मनोवैज्ञानिक ने अव्यक्त अधिगम का प्रत्यय दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। टॉलमेन, लेविन, बेंडुरा या स्किनर। तो इसमें इसका आंसर टॉलमेन होगा। ठीक है, 21, चिन्ह या संकेत अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी सिंबल जो होता है संकेत, अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? संज्ञानात्मकता से, व्यवहारवाद से, या संज्ञानात्मक पूर्णकार या फिर प्रकार्यवाद। तो ये हो गया संज्ञानात्मक पूर्णकार से यह संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 22, अधिगम का तलरूप सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉलमेन ने दिया था, फिर लेविन ने, या फिर थॉर्नडाइक ने, या फिर वाटसन ने। तो याद रखिएगा ये होता है तलरूप सिद्धांत, यानी टोपोलॉजी जो होता है अधिगम का जो होता है, थ्योरी ऑफ टोपोलॉजी किसने दिया था? कर्ट लेविन ने दिया था। कौन दिया था? कर्ट लेविन ने दिया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 23 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? शास्त्रीय अनुबंधन, वाद्य अनुबंधन, ऑपरेंट अनुबंधन, या फिर सामाजिक अनुबंधन। तो याद रखिएगा इसमें से ऑपरेंट अनुबंधन होगा। ठीक है, ऑपरेंट अनुबंधन होगा इसका आंसर। 24 में, प्राचीन अनुबंधन को और किस नाम से जानते हैं? है ना, नोमेटिक अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, या पाउलियन अनुबंधन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसको, प्राचीन अनुबंधन को हम लोग पाउलियन अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? यानी क्रियात्मक अनुसंधान का सिद्धांत जो होता है कौन दिया था, किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक, पाउलो, स्किनर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको स्किनर ने दिया था। चलिए 26 में, एसआर संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स में एसआर संबंध पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? परंपरागत समायोजन में,
क्रियात्मक समायोजन में, थॉर्नडाइक के समय सिद्धांत में, या फिर इनमें से सभी। तो यह थॉर्नडाइक ने दिया था इसलिए थॉर्नडाइक में पाया जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 27 में आर यानी रिस्पॉन्स तथा RS रिस्पॉन्स स्टिमुलस, ठीक है, संबंध दोनों ही विद्यमान होते हैं। किसके सिद्धांत में विद्यमान होते हैं? परंपरागत समायोजन में, क्रियात्मक समायोजन में, या फिर थॉर्नडाइक सिद्धांत में, या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इसमें थॉर्नडाइक के सिद्धांत में यह पाया जाता है। 28 एस प्रकार का अनुबंधन क्या होता है? एस प्रकार का अनुबंधन क्या होता है? परंपरागत होता है या क्रियाशील होता है, या फिर थॉर्नडाइक का सिद्धांत था? इनमें से सभी। याद रखिएगा इसमें होगा क्रियाशील होगा इसका आंसर। ठीक है, क्रियाशील होगा। 29 अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक जो आवाज़ सुनाई जाती है, ध्वनि दिया जाता है, के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं। यानी जब अनुबंधन का प्रयोग हो रहा था कुत्ता पर, तो जब घंटी की आवाज़ सुनाई दी उसको अनुबंधित उद्दीपक के रूप में, तो उसमें कौन सी अनुक्रिया या और यह अनुक्रिया हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनानुबंधित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया, अव्यक्त अनुक्रिया, उपरोक्त में से सभी। बार बार चर्चा कुछ कर चुके हैं, इसको हम लोग अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। 30 में भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत निम्न में किसने प्रस्तुत किया? देखिए, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? पाउलो ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, या फिर इनमें से सभी। तो इसको पाउलो ने किया था। याद रखिएगा, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत को हम लोग कहते हैं क्या? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया का अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, और इसको पाउलो या पाउलो की अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये हो गया मेरा पाउलो। कार्यात्मक अनुबंधन के प्रतिपादक किसने हैं? पाउलो, स्किनर, थॉर्नडाइक, या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर मेरा होगा इसको स्किनर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 32 में अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां करता है। सही बात है, जब सीखता है तो गलती करता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों से के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। एकदम सही है, जो सीखने की क्रिया में वह गलती करते जाता है, लेकिन वह बार बार यदि प्रयास करता है तो वह गलती को करना कम हो जाता है और वह सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन विद्वान ने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए, पाउलो ने, टॉलमेन ने, और थॉर्नडाइक ने, या फिर कोहलबर्ग ने। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। थॉर्नडाइक ने किया था, क्योंकि ट्रायल एंड एरर थ्योरी में ही कह रहा था कि ट्राई करते जाइए, एरर कम होते जाएगा, यानी प्रयास करते जाइए, त्रुटियां कम होते जाएगी और अंततः हम लोग उसको सीख जाते हैं। ठीक है, 33 में निम्नलिखित में से अधिगम में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि कुछ पढ़ाए जाएं अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए? यह क्या होता है? अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत पर आधार पर, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, या प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत। तो इस तरह क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं कि यह होता है अंतर्दृष्टि, या इसको हम लोग बोलते हैं सूझ के, इंसाइट है ना, थ्योरी ऑफ इंसाइट। तो यह सूझ के सिद्धांत होगा। ये आगे चलते हैं 34 में सीखना विकास की प्रक्रिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। यह कथन कहा गया है किसके द्वारा? छोटा सा लाइन है, लेकिन यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? गेट्स के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, या स्किनर के द्वारा, या कोहलर के द्वारा। ठीक है, तो यह जो होता है वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं 35 में अधिगम की प्रक्रिया के एक चरण के रूप में छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किसकी जानकारी सबसे अधिक होनी चाहिए? ठीक है, तो 35 में देखिए, अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगमकर्ता की सामाजिक आर्थिक स्थिति, या उपरोक्त में से सभी। तो याद रखिएगा, इसमें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक की जानकारी शिक्षक को सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। ठीक है, 36 निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए कहा कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। क्या कहा है? कोहलर ने,
स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर वुडवर्थ ने? तो यह कहा गया है स्किनर के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं 37 में। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक हैं, पाउलर हैं, कोहलर या फिर स्किनर? इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजन भी होता है, इसलिए सीधा याद रख लेना है, इसका थॉर्नडाइक होगा। ठीक है, आगे देखिए 38 में। सीखने की असफलताओं के कारण समझने की असफलताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। सीखने की असफलता के कारण समझने की असफलता, यानी हम नहीं समझेंगे तो नहीं सीखेंगे और असफल हो जाएंगे। यह कथन किसका है, यानी किस मनोवैज्ञानिक का है? पाउलो का, स्किनर का, मर्सेल का, फिर वुडवर्थ का? तो यह कथन जो है मर्सेल ने कहा है। ठीक है, आगे चलिए 39 में। जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। ठीक है, यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? यानी जब हम कोई काम करते हैं, बार बार गलती करते हैं, तो जो यानी दोहराते लगातार जाते हैं, तो जो सीखा हुआ आदमी गलती कम करता है, उसी तरह बार बार यदि हम दोहराते जाएंगे तो हम भी कम गलती करने लगते हैं। ठीक है, तो यह कथन किसके द्वारा कही गई है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत या फिर अनुभज्य अधिगम का सिद्धांत? तो यह शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में इस तरह की बात कही गई है। 40। अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी। सही बात है, अपने अपने अनुसार अलग अलग परिभाषा दिया है। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम, खाली जगह दिया हुआ है, चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। कैसी चलने वाली? जीवन पर्यंत, किशोरावस्था तक, वृद्धावस्था तक, युवावस्था तक। हमको अधिगम की बात कर रहा है, यानी सीखने की बात कर रहा है, और सीखना हम जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ, इसलिए मेरा ये पहला आंसर होगा। चलिए देखिए 41 में। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत या अनुभज्य अधिगम का सिद्धांत? तो यह ट्रायल एंड एरर थ्योरी होगा इसका आंसर, यानी प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत होगा ये। 42 में। अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है? एकदम सही है, सीखने हेतु कार्य को, या जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं याद नहीं होता तो उसको बार बार दोहराइए तभी वह याद हो जाएगा। ठीक है, तो यह कौन सा सिद्धांत इस तरह की बात करता है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या अनुभज्य अधिगम का सिद्धांत या अनुकरण का सिद्धांत? तो याद रखिएगा ये अनुभज्य अधिगम का सिद्धांत इस तरह का बात करता है। ठीक है, 43 में। अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम, घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? ठीक है, अनुभज्य अधिगम का सिद्धांत, अंतःदृष्टि सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत? ये हो गया शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत, इसका आंसर होगा। चलिए देखिए 44 में। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से, यानी किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? है ना, अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी या अभिप्रेरणातीय? अभ्यस्तता हो इसका आंसर होगा, पहला आंसर होगा। देखिए 45 में। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सीखना, सोचना, क्रिया करना या कल्पना करना? तो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को हम लोग लर्निंग कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 46। ज्ञाने निम्न में से किससे संबंधित है? यानी क्या कहता है? अधिगम का श्रेणीक्रम, अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन या अधिगम का प्रबंधन? तो यह होता है ज्ञाने जो होता है अधिगम के श्रेणीक्रम से संबंधित होगा। अगला प्रश्न 47 प्रश्न में देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंशिक पुनर्वलन सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, या फिर वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, या फिर पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है? तो यहाँ हमको बात पूछा है आंशिक पुनर्वलन, और यह जो होता है याद रखना है कि यह सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, 48। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक
खाली जगह दिया हुआ है, के द्वारा सीखने को संदर्भित कर सकता है, यानी विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना, अपेक्षाओं के एक रूप स्तर रखना, या विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा न रखना, या विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखना। याद रखिएगा, इसका आंसर होगा पहला, यानी अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक शिक्षार्थियों से यानी विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षा रखना, ठीक है, रखने के द्वारा सीखने के सिद्धांत को संदर्भित कर सकता है। ठीक है, 49। एक विद्यार्थी गुणक के सवालों को हल करना सीखता है, यानी गुणा के सवाल को हल करना सीखता है। वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है, जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहा जा सकता है? धनात्मक अंतरण, क्षैतिज अंतरण, या ऊर्ध्व अंतरण, या फिर द्विपार्श्विक अंतरण। तो इसको हम लोग ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 50। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, यानी कौन सी विशेषता उसको मैच्योरिटी को क्या होता है, लर्निंग से अलग करती है? ठीक है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा यह अभ्यास पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का चर्चा किए, 50 क्वेश्चन और चर्चा करेंगे इस चैप्टर से हम लोग। चलिए, ओके, धन्यवाद। इससे पहले हम बोलेंगे कि सबको जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अब देखने के बाद अंत में जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। ओके, बाय।